नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका नौ की बात में। मैं हूं आपके साथ शैलेश पांडे। अमेरिका के साथ होने वाली सीज फायर बातचीत के लिए ईरानी डेलीगेशन अब तक पाकिस्तान नहीं पहुंचा है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस पाकिस्तान रवाना होते हुए उन्होंने कहा कि ईरान ईमानदारी से बातचीत करे और कोई खेल ना खेले। अगर तेहरान गुटफेद में बात करना चाहता है तो अमेरिका भी खुले तौर पर बातचीत के तैयार है, लेकिन वह चालाकी करने की कोशिश करता है तो अमेरिकी टीम सख्त रूप अपनाएगी। बता दें, शनिवार को इस्लामाबाद में दोनों देशों के बीच अहम बैठक प्रस्तावित है। रिपोर्ट्स की माने तो ईरान लेबनान में जारी इजरायली हमलों से नाराज है और इसी वजह से उसने बातचीत को लेकर सख्त रूप अपनाया है। अभी तक उसकी ओर से बैठक में शामिल होने को लेकर साफ संकेत नहीं मिले हैं। इससे पहले खबर आई थी कि ईरानी प्रतिनिधिमंडल पाकिस्तानी पहुंच चुका है, लेकिन ईरानी मीडिया ने इन दावों को खारिज कर दिया। बता दें, 8 अप्रैल को अमेरिका और ईरान के बीच 2 हफ्ते के सीज फायर पर सहमति बनी थी। उसी के तहत इस्लामाबाद में बातचीत तय हुई है। देखना यह भी अहम होगा कि क्या तय समय में यह बैठक हो पाती है या फिर हालात के चलते इसमें बदलाव किया जाता है। बात करें चुनाव की तो बीजेपी ने पश्चिम बंगाल के लिए अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी कर दिया है। पार्टी ने इसे भरोसे का पत्र नाम दिया है। कोलकाता में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि बंगाल की जनता के लिए पिछले 15 साल काल रात्रि के बुरे सपने के समान रहे हैं। हमारी सरकार बनी तो पहले 6 महीने में बंगाल में यूसीसी लागू करेंगे। साथ ही साथ राज्य की महिलाओं को हर महीने 3,000 रुपए दिए जाएंगे और बेरोजगार युवाओं को हर महीने 3,000 रुपए की आर्थिक मदद भी की जाएगी। वहीं सरकारी कर्मचारियों को 45 दिन में 7वां वेतनमान दिया जाएगा। इसके अलावा बंगाल में गौ तस्करी पर भी लगाम लगाई जाएगी। इस दौरान शाह ने कहा कि बंगाल की जनता के लिए पिछले 15 साल बुरे सपने के जैसे रहे हैं। ममता घुसपैठियों के जरिए तीसरी बार सीएम बनी। हम घुसपैठियों को डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट करेंगे। वहीं ममता बनर्जी ने जवाब में कहा कि सांप पर भरोसा किया जा सकता है, लेकिन बीजेपी पर बिल्कुल नहीं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार हर महीने 1 से 5 तारीख के अंदर 3,000 रुपया हर माता के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। सभी सरकारी कर्मचारियों व पेंशन भोगियों के लिए डीए सुनिश्चित किया जाएगा और 45 दिन के अंदर ही 7वें वेतन आयोग को लागू कर सभी कर्मचारियों का सम्मान करने का काम नई बनने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। ग्वालियर चंबल की सियासत में इन दिनों कुछ ऐसी तस्वीर सामने आ रही है जिससे राजनीतिक पंडितों को हैरान कर दिया है। कल तक जो एक दूसरे के कट्टर विरोधी थे, आज वो कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। सार्वजनिक मंच साझा कर रहे हैं और भूमि पूजन भी कंधे से कंधा मिलाकर कर रहे हैं। ग्वालियर चंबल के अखाड़े में शह और मात का खेल पुराना है, लेकिन इस बार मोहरे बदल गए। कभी महल यानी सिंधिया परिवार के खिलाफ आग उगलने वाले जयभान सिंह पवैया और खुद महाराज यानी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया अब एक ही फ्रेम में नजर आ रहे हैं। कभी मंच साझा करना तो कभी साथ बैठकर भोजन का लुत्फ उठाना। ये तस्वीरें बता रही हैं कि चंबल की राजनीति में अब सावंतवाद बनाम आम आदमी की लड़ाई ठंडी पड़ चुकी है। ये पवैया की मजबूरी है कि उन्हें अगर पार्टी में रहना है तो वो न सिंधिया का विरोध कर सकते हैं और न महल का विरोध कर सकते हैं, और अब तो सिंधिया खुद उनकी पार्टी के एक महत्वपूर्ण हस्ताक्षर हैं। याद कीजिए वो दौर जब जयभान सिंह पवैया का पूरा राजनीतिक वजूद ही सिंधिया के विरोध पर टिका था। वे सामंतवाद के सबसे बड़े कट्टर विरोधी माने जाते थे और महल को गरियाने का कोई मौका नहीं छोड़ते थे। लेकिन 2020 में जब सिंधिया ने हाथ छोड़ कमल थामा तो ग्वालियर के सारे समीकरण ही बदल गए। बीजेपी के नेता कहते हैं कि देखिए, पुरानी बातें अब इतिहास हो चुकी हैं। देश में नहीं बल्कि पूरे विश्व में सबसे ज्यादा संख्या वाली अगर कोई दल है तो भारतीय जनता पार्टी है। नेता के रूप में निश्चित तौर पर ज्योतिरादित्य सिंधिया महाराज का बहुत बड़ा स्थान है। केंद्रीय मंत्री हैं। हम अटल जी और ठाकरे जी के संस्कारों में पले बढ़े लोग हैं। पार्टी के नेता तो छोड़ो, ऐसे मौकों पर जब मैं एक संवैधानिक संस्था का अध्यक्ष बना हूँ,
इसमें तो दलों की सीमाएं तोड़कर भी सौजन्यता का बर्ताव होना चाहिए। बीजेपी इसे पारिवारिक मेलजोल बता रही है, लेकिन विपक्षी खेमा इस दोस्ती को मजबूरी और अवसरवाद का नाम दे रहा है। जो लक्ष्मीबाई जी का मेला भी है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं उसके प्रेरणा स्रोत भी पवैया जी रहे। और जब वो बजरंग दल में रहे तो बिल्कुल पानी पी पी के कोसा करते थे। तो आज किसका दबाव है? सियासी गलियारों में चर्चा इस बात की भी है कि दिल्ली दरबार में सिंधिया का कद बढ़ने के बाद अब क्षेत्रीय नेताओं के लिए उनके साथ चलना ही एकमात्र विकल्प बचा है। ग्वालियर चंबल संभाग की राजनीति में एक नया सीन देखने को मिल रहा है। बात यह है कि जो एक दूसरे के धुर विरोधी होते थे, पूर्व मंत्री और सांसद जयभान सिंह पवैया और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया इस समय एक ही मंच पर दिखाई दे रहे हैं। यह तस्वीर तब से बदली है जब से मध्य प्रदेश वित्त आयोग के अध्यक्ष बने हैं जयभान सिंह पवैया, और एक साथ मंच पर साझा करने का मौका मिल रहा है दोनों बड़े नेताओं को। ऐसा माना जाता है ये किसी दबाव में है या राजनीतिक कोई जुगलबंदी है। इसको लेकर ग्वालियर चंबल संभाग में तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। कैमरामैन अजय उपाध्याय के साथ जावेद खान, INS न्यूज, ग्वालियर। देश भर में जनगणना की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। छत्तीसगढ़ में भी जनगणना के लिए प्रारंभिक तैयारियां शुरू कर दी गई है। इस बीच आदिवासी समाज की ओर से आदिवासियों के लिए अलग धर्म कोड की मांग भी कर दी गई है। वरिष्ठ आदिवासी नेता नंद कुमार साय ने सभी आदिवासियों से 5 बच्चे पैदा करने की बात कही है। आखिर क्यों नंद कुमार साय ने अपील की और क्या कहते हैं इसे लेकर जिम्मेदार, देखिए एक रिपोर्ट। देश भर में जनगणना की प्रक्रिया में तेजी से पहले सर्व आदिवासी समाज की बड़ी बैठक हुई। बैठक में आदिवासी नेताओं ने जनगणना को लेकर मंत्रणा की। बैठक में ही वरिष्ठ आदिवासी नेता नंद कुमार साय ने आदिवासियों से 5 बच्चे पैदा करने की अपील की। इतना ही नहीं, आदिवासियों के लिए अलग धर्म कोड की भी मांग की, यानी आदिवासियों को धर्म के कॉलम में आदिवासी लिखा और माना जाए, यह मांग की जा रही है। इसके साथ ही आदिवासी बाहुल्य जिलों और विधानसभा सीटों के संदर्भ में यह मांग है वहां बाहर से आए लोगों की जनगणना उनके मूल स्थान पर ही किए जाए। दरअसल इस मांग के पीछे नंद कुमार साय और आदिवासी समाज का तर्क है कि बाहर से लाखों लोग यहां आकर बसे हैं। अगर इनकी जनगणना सबके साथ की जाएगी तो ऐसे स्थानों में आदिवासी ही अल्पसंख्यक हो जाएंगे, इसलिए बाहर से आए लोगों की जनगणना उनके मूल स्थान पर ही की जाए। नंद कुमार साय का बयान ऐसे समय में आया है जब अलग धर्म कोड और बाहर से आए लोगों के साथ जनगणना नहीं करने को लेकर देश भर में आदिवासी समाज लामबंद हो रहा है। आदिवासियों के बीच से ही 5 बच्चे पैदा करने की अपील भी बार बार सामने आ रही है। अब नंद कुमार साय ने खुद ही आदिवासियों से 5 बच्चे पैदा करने को लेकर अपील की है। उनके बयान पर दिलचस्प प्रतिक्रिया भी सामने आई। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि यह उनका अपना मत है, लेकिन वे वरिष्ठ आदिवासी नेता हैं। अगर उन्होंने कुछ कहा है तो सोच समझकर कहा होगा। वहीं दूसरी ओर PCC चीफ दीपक बैज ने कहा कि वे शिक्षित आदिवासी होने के नाते नहीं चाहेंगे कि आदिवासियों के 5 बच्चे हों। हालांकि दीपक बैज आदिवासियों के लिए अलग धर्म कोड का समर्थन करते जरूर नजर आ रहे हैं। अगर गणना वहां उनकी होगी तो हमारा जो जनजाति समाज है, आदिवासी समाज है, वहाँ अल्पसंख्यक हो जाएगा। इसलिए मैंने मांग किया है कि जो लोग बाहर से आदिवासी क्षेत्रों में किसी काम की दृष्टि से भी आए हों, उनकी गणना वहीं की जाए जहाँ मूल रूप में वो रहते हैं। जरूरत ये पड़ गया है कि हमारा समाज किसी भी कीमत पर संख्या की दृष्टि से कम न हो, इसलिए हमने कहा है कि 5 बच्चे तो हर परिवार का होना ही चाहिए, ताकि समाज पारिवारिक या संख्या की दृष्टि से भी उसकी ताकत कहीं कम नहीं होनी चाहिए। अब उनका अपना विचार होगा, बहुत वरिष्ठ हैं, सोच समझ के उन्होंने बोला होगा। अब उनका अपना विचार होगा, बहुत वरिष्ठ हैं, सोच समझ के उन्होंने बोला होगा। मैं भी आदिवासी हूँ, लेकिन मैं शिक्षित होने के नाते मैं कभी सलाह नहीं दूंगा कि 5 बच्चे पैदा कर दो। लेकिन हाँ, आदिवासियों के लिए अलग से कोड होना चाहिए। ये पूरी आदिवासी समाज मांग कर रही है निश्चित रूप से कि आदिवासियों का अलग से कोड होना चाहिए। छत्तीसगढ़ ही नहीं, देश भर में जनगणना की प्रक्रिया शुरू हो गई है। देश भर में आदिवासी अलग धर्म कोड की मांग को लेकर लामबंद हो रहे हैं। इस बीच छत्तीसगढ़ में भी आदिवासी समाज ने यह मांग रखी है। इन मांगों का समर्थन और आदिवासियों से 5 बच्चे पैदा करने की अपील ने जनगणना में नई बहस छेड़ दी है।
ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि इन मांगों का क्या असर पूरी प्रक्रिया में देखने को मिलता है। गौरव शर्मा, INS 24/7, रायपुर। तो पूरा मामला ये था कि जनगणना को लेकर वरिष्ठ आदिवासी नेता नंद कुमार साय हैं, राष्ट्रीय जनजाति आयोग के पहले सदस्य भी रहे हैं, कई बड़े पदों में रहे हैं। उन्होंने एक अपनी सलाह जो है वो यहाँ पर जाहिर की है कि अगर जनगणना होती है तो 2 से 3 सलाह उन्होंने अपनी जाहिर की है। पहली सलाह ये है कि उन निवासियों की जनगणना उनके मूल निवास में ही हो जहाँ पे वो रहते हैं, ताकि यहाँ पर जो है वो सामान्य और अन्य वर्गों के मुकाबले आदिवासियों की संख्या जो है उससे कम दिखाई न दे। इसके अलावा उन्होंने साथ ही साथ अपनी आदिवासी भाइयों के लिए एक सलाह ये भी दी ताकि उनकी संख्या को लेकर, उनके मद्देनजर को लेकर कि ताकि समाज सुरक्षित रहे, इसके लिए उन्होंने 5 बच्चे पैदा करने की सलाह भी दी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, जिसे कि वाकई में एक अगर तार्किक तौर पर देखें तो उसे जो है अपनाने को कहीं से भी कोई बात जो है वो उसे किया जा सकता है, वो है धर्म कोड की मांग। अगर आप कॉलम में अपने अपने धर्म कोड की बात कहते हैं, कोई ओबीसी लिखता है, कोई सामान्य लिखता है, कोई अल्पसंख्यक, जो तमाम तरह के जो अलग अलग धर्म कोड दिए गए, तो क्यों ना आदिवासियों को धर्म कोड प्रदान किए जाएं। ये भी उन्होंने एक सलाह दी है जिसे तार्किक माना जा सकता है। तो सबसे बड़ी बात यह है उनकी ही पार्टी को लेकर और साथ ही साथ कांग्रेस को लेकर 2 अलग अलग राय भी आपने देखने को मिली। बढ़ते अगली खबर की ओर। दुर्ग के भिलाई नेहरू नगर स्थित योगा गार्डन में हनुमान जी की प्रतिमा हटाने को लेकर विवाद गहरा गया है। मामले को लेकर हिंदू युवा मंच और अन्य हिंदू संगठनों ने भिलाई नगर निगम का घेराव किया। प्रदर्शनकारियों ने आयुक्त, जोन आयुक्त और महापौर के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग। घेराव के चलते निगम परिसर पूरी तरह छावनी में तब्दील हो गया। बता दें, हनुमान जन्मोत्सव से एक दिन पहले रातों रात गार्डन में प्रतिमा स्थापित की गई थी, लेकिन अगले ही दिन निगम की टीम ने प्रतिमा को हटाने की कार्रवाई की। इस दौरान पहले कुछ लोगों ने 24 घंटे के भीतर प्रतिमा हटाने का लिखित आश्वासन दिया था, लेकिन बाद में वे अपने रुख से पीछे हट गए और अब बजरंग दल और स्थानीय लोग प्रतिमा को उसी स्थान पर पुनः स्थापित करने की मांग पर अड़े हुए हैं। प्रदर्शन के दौरान बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने निगम के मुख्य द्वार पर हनुमान चालीसा का पाठ किया और जमकर नारेबाजी की, साथ ही साथ पुतला दहन भी किया। दुर्भाग्यपूर्ण ढंग से उसे क्षतिग्रस्त कर हटाया गया। उसके विरोध में आज विश्व हिंदू परिषद यहाँ ज्ञापन देने आया कि जिनके द्वारा एक कृत्य किया गया है, जोन आयुक्त, नगर निगम आयुक्त और जो भी इसमें दोषी हैं, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई के लिए विश्व हिंदू परिषद एकत्रित होकर यहाँ इनको ज्ञापन दे रहे हैं। पुतला दहन भी किया गया है। अगर ये कार्रवाई नहीं करते हैं, इसके उपरांत हम और उग्र आंदोलन की तैयारी बिल्कुल करेंगे। इधर ग्वालियर में विकास कार्यों के भूमि पूजन कार्यक्रम के दौरान नारायण सिंह कुशवाहा प्रशासनिक लापरवाही पर भड़क गए। वार्ड 52 में आयोजित कार्यक्रम में नगर निगम के अधिकारी, खास तौर पर जोनल अफसर के अनुपस्थित रहने पर उन्होंने नाराजगी जताई। मंत्री ने ग्वालियर कमिश्नर संघ प्री को फोन कर कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि अधिकारी कार्यक्रम बनाकर भी मौजूद नहीं रहते, यह बर्दाश्त नहीं होगा। उन्होंने जोनल अफसर को तत्काल सस्पेंड करने के निर्देश दिए और आदेश भेजने को कहा। मंत्री ने चेतावनी दी कि यदि कार्रवाई नहीं हुई तो आगे संवाद मुश्किल होगा। आपका यहाँ जेलो है नहीं है, अपर कमिश्नर आ रहा था वो भी नहीं आया, जो है कटारे कहीं बाहर है। भाई ऐसे थोड़ी चलेगा, जो है जल्दी हो जाएगा। ये सूचना कल कार्यक्रम इन्हीं के द्वारा बनवाया था, इन्हें सूचना दी सारे कार्यक्रम की। जेडो को भी यहाँ रहना चाहिए था, जेडो नहीं है। PHE का यही वेही कोई नहीं है, केवल एक पंप ऑपरेटर है। भाई इनके खिलाफ एक तो जेडो को आप हटा दो तुरंत। जो आज बात करने से काम नहीं चलेगा साहब, जो आपको काम करना है तो आप करो बात, बाकी मैं आपसे भी बात करना बंद कर दूंगा। तेलंगाना में नक्सल संगठन को बड़ा झटका लगा है। दक्षिण बस्तर में सक्रिय नक्सलियों के आखिरी बड़े कमांडर सोडी केशा ने अपने 42 साथियों के साथ हैदराबाद में पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया है। समर्पण के दौरान नक्सलियों ने भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद भी सौंपे। सोडी केशा को दक्षिण बस्तर में नक्सल नेटवर्क का अंतिम मजबूत कड़ी माना जाता है। हिडमा के एनकाउंटर और बारसे देवा के सरेंडर के बाद संगठन की कमान उसी के पास थी। सुरक्षा बलों ने लगातार ऑपरेशन और दबाव के चलते यह कदम उसका सामने आया है। एजेंसियों के अनुसार इस सरेंडर के बाद इलाके में नक्सल गतिविधियों को लगभग खत्म माना जा रहा है।
उनको बाहर लाने के लिए हमारे सोर्सेस को एक्टिवेट करे थे, तो थोड़े छत्तीसगढ़ के सदर्न पार्ट में, थोड़े तेलंगाना के नॉर्थन पार्ट में थोड़े घूम रहे थे, तो उन लोगों को इकट्ठा करके ला के सरेंडर दिखाए आज। तो उसके हिसाब से अपने अब तो तेलंगाना स्टेट कमेटी में जो इससे पहले पूरे जितने भी नेता लोग थे वो पूरे बाहर आ गए थे इससे पहले ही, और बाकी ये तो उसमें 10-11 लोग जो बचे हुए थे वो तितर बितर हुए थे, उन लोगों को पकड़ के लाए आज बाहर आए हैं। तो तेलंगाना स्टेट कमेटी 100% समाप्त हुआ है। साथ साथ में PLGA का भी ऑलमोस्ट खत्म हुआ है। महाकुंभ वायरल गर्ल के नाम से मशहूर मोनालिसा भोसले और फरमान की शादी का एक विवाद अब बेहद गंभीर मोड़ पर पहुंच गया है। जिस उम्र को लेकर अब तक कयास लगाए जा रहे थे उसका सच सरकारी दस्तावेजों के जरिए सामने आ गया है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की जांच में यह पुख्ता हो गया है कि मोनालिसा ने जब फरमान से निकाह किया तब वह बालिग नहीं बल्कि नाबालिग थी, यानी उन्होंने बाल विवाह किया था। मोनालिसा की उम्र को लेकर 17 मार्च को एक औपचारिक शिकायत दर्ज कराई गई थी। इसके बाद जांच दल ने मध्य प्रदेश के महेश्वर से लेकर केरल तक के दस्तावेजों की बारीकी से पड़ताल शुरू की। जांच में सामने आया कि महेश्वर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के रिकॉर्ड के अनुसार मोनालिसा की जन्म तिथि 30 दिसंबर 2009 दर्ज की गई है। इस हिसाब से जब 11 मार्च 2026 को मोनालिसा फरमान के साथ शादी की तब इसकी उम्र महज 16 साल 2 महीने करीब थी। इस खुलासे के बाद पुलिस ने अपहरण और बाल विवाह से संबंधित अन्य गंभीर धाराओं के तहत FIR दर्ज कर ली है। मोनालिसा एवं फरमान खान की शादी बेहद चर्चा में आई। इस पर बेहद सवाल उठे। सवाल इस पर उठे कि क्या मोनालिसा बालिग है या नाबालिग है। मोनालिसा की उम्र अभी 18 वर्ष से कम है। यह जो जन्म प्रमाण पत्र मोनालिसा भोसले का यह हमारे ही कार्यालय के द्वारा जारी किया गया है। इसे जारी करने का जो आधार था वह हमारे सरकारी दस्तावेज प्रसव पंजीयन रजिस्टर, जिसके अंदर इनके माता पिता का नाम उल्लेखित एवं एक फीमेल पुत्री को 30 दिसंबर 2009 की तारीख में उल्लेखित पाए गए, जिसके आधार पर जन्म प्रमाण पत्र जारी किया गया। राजधानी रायपुर में आयोजित गोंडवाना कप ऑल इंडिया टेनिस टूर्नामेंट 2026 का आज भव्य समापन हुआ। जोरा स्थित अंतर्राष्ट्रीय टेनिस अकादमी स्टेडियम में खेले गए इस टूर्नामेंट में देश भर के 20 राज्यों से 120 से ज्यादा खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। समापन समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में डिप्टी CM अरुण साव ने शिरकत की और विजेता खिलाड़ियों को सम्मानित भी किया। ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन के महासचिव अनिल रूपर ने भी आयोजन की सराहना करते हुए रायपुर को उभरता हुआ टेनिस हब बताया। वहीं छत्तीसगढ़ स्टेट टेनिस संघ के अध्यक्ष डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी ने कहा कि गोंडवाना कप अब प्रदेश की पहचान बन चुका है। हमारा ये छत्तीसगढ़ का गोंडवाना कप अनेक वर्षों से लगातार आयोजित हो रहा है और निश्चित रूप से 20 राज्यों से 120 खिलाड़ियों का इस टूर्नामेंट में भाग लेना ये टूर्नामेंट की सफलता को बताता है। मैं टेनिस संघ के सभी पदाधिकारियों को, सभी खिलाड़ियों को बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। किसी चीज को पाना बड़ी बात नहीं है, उसको सहेजना वो ज्यादा बड़ी बात है। तो पहले तो अभी हम अपना संगठन संभाल रहे हैं। जिस दिन हमें लगेगा कि हम इस अकेडमी को नई ऊंचाई देने के लायक होंगे, हम सरकार के पास जरूर जाएंगे। और जिस दिन हम जाएंगे, हमें भरोसा है सरकार पर, चाहे वो विष्णु देसाई जी हो चाहे अरुण साव जी, अगर हम आग्रह करेंगे, सच्चे इरादे से करेंगे तो वो स्वीकार भी होगा। गौरव की बात है कि प्रदेश के यशस्वी उप मुख्यमंत्री, खेल मंत्री, PWD मंत्री आज विशेष रूप से इस खिलाड़ियों को पुरस्कृत करने के लिए आए थे। हिमांशु द्विवेदी जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ राज्य में टेनिस की अपार संभावनाएं बन रही हैं। छत्तीसगढ़ राज्य टेनिस संघ का बहुत प्रयास और विशेष प्रयास मेरे यूनियन क्लब के खिलाड़ी बंधुओं का, साथियों का। और इस बुलेटिन में खबरों में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश प्रदेश की तमाम खबरों और न्यूज अपडेट्स के लिए आप बनी रहिए INS 24/7 के साथ।